नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। धर्मस्थला ने अपने अंदर से आखिरकार इंसानी कंकाल उगल ही दिया। 2 दिन और 5 जगहों की खुदाई में नाकामी हाथ लगने के बाद तीसरे दिन जब साइट नंबर 6 पर खुदाई की गई, तब वहां से इंसानी कंकाल के अवशेष मिले। फॉरेंसिक टीम ने उन हड्डियों को फौरन अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पहली किश्त में कुल 13 जगहों पर खुदाई होनी है। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के दावे के मुताबिक इन 13 जगहों में से एक जगह ऐसी है जहां मास बरियल हुआ है, यानी जहां सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं। मंगलवार 29 जुलाई को धर्मस्थला में नेत्रावती नदी के किनारे इस जगह पर पहली बार खुदाई शुरू होती है। 1995 से 2014 के बीच अपने हाथों से धर्मस्थला के आसपास 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में सैकड़ों लाशें दफनाने का दावा करने वाले नकाब में ढके इस सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर साइट नंबर 1 पर पहली खुदाई शुरू हुई थी। इस सफाई कर्मचारी के बयान के बाद एसआईटी ने पहली किश्त में कुल 13 ऐसी जगहों की शिनाख्त की है। लेकिन 29 जुलाई यानी खुदाई के पहले दिन करीब 6 घंटे की मशक्कत और 15 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बावजूद कोई लाश, कंकाल या इंसानी हड्डियां नहीं मिली। पहले दिन की नाकामी के बाद एसआईटी ने दूसरे दिन साइट नंबर 2, 3, 4 और 5 की खुदाई का काम शुरू किया। 12 से लेकर 15 फीट तक गहरे गड्ढे खोदे गए, लेकिन दूसरे दिन भी नाकामी ही हाथ लगी। एसआईटी को कोई लाश, कंकाल या इंसानी हड्डियां नहीं मिली। अलबत्ता साइट नंबर 2 से खुदाई के दौरान 2.5 फीट की गहराई में लाल रंग का फटा हुआ एक ब्लाउज, एक पैन कार्ड और एक एटीएम कार्ड जरूर मिला। इनमें से एक कार्ड एक पुरुष का था, जबकि दूसरा लक्ष्मी नाम की महिला का। धर्मस्थला के करीब रहने वाली लक्ष्मी नाम की एक महिला की 2009 में मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में कहीं उसका जिक्र नहीं है। क्या ये वही लक्ष्मी थी? फिलहाल ये आगे की जांच में ही पता चल पाएगा। साइट नंबर 2 के अलावा 3, 4 और 5 से कुछ नहीं मिला। दो दिन बीत चुके थे। सफाई कर्मचारी के बताए पहली 5 जगहों पर खुदाई के बावजूद अब तक वहां दफन किसी लाश का कोई सबूत हाथ नहीं लगा था। 31 जुलाई गुरुवार की सुबह एसआईटी की टीम फिर से इसी नेत्रावती नदी के किनारे पहुंचती है। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने जिस छठी जगह या छठे साइट की निशानदेही की थी, वो यही जगह थी। तीसरे दिन भी एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम, मेडिकल टीम और मजदूरों के साथ साइट नंबर 6 पर खुदाई शुरू करती है। पहली 5 खुदाई में नाकामी हाथ लगने के बाद अब धीरे धीरे शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के दावे पर सवाल उठने शुरू हो चुके थे और उन्हीं सवालों के बीच तीसरे दिन की खुदाई का काम शुरू होता है। रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भी भरता जा रहा था। गड्ढे से पानी निकालने के लिए बाकायदा वाटर पंप का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होता जा रहा था और फिर तभी पहले 2 दिन की नाकामी के बाद तीसरे दिन पहली ही खुदाई में यानी साइट नंबर 6 से अचानक कंकाल के कुछ अवशेष यानी इंसानी हड्डियां दिखाई देने लगती है। फौरन मजदूर अपना हाथ रोक देते हैं। फावड़ा और दूसरे औजारों को किनारे रख दिया जाता है। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम पूरी हिफाजत के साथ अब उन हड्डियों को गड्ढे से बाहर निकालती है। असल में गीली मिट्टी और नेत्रावती नदी के किनारे होने के चलते फॉरेंसिक टीम का यह मानना था कि अगर यहाँ से कंकाल के अवशेष या इंसानी हड्डियां मिलेंगी तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। ऐसे में जेसीबी या दूसरी मशीनों से खुदाई के दौरान उन सबूतों के नष्ट हो जाने का खतरा था। फॉरेंसिक टीम की हिदायत पर जेसीबी या दूसरी मशीनों का इस्तेमाल
ज्यादातर सिर्फ ऊपरी खुदाई के लिए किया जा रहा था। फॉरेंसिक टीम की शुरू से यही कोशिश थी कि बेशक खुदाई में वक्त लगे, लेकिन खुदाई छोटे छोटे औजारों से मजदूर ही करें। लेकिन जैसे ही पहली बार कंकाल के अवशेष नजर आए, मजदूरों को भी औजार के इस्तेमाल से रोक दिया गया, ताकि पहले से ही खराब हड्डियों को और नुकसान न पहुंचे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम की हिदायत पर मजदूर अपने हाथों से धीरे धीरे आसपास की मिट्टी हटाने लगे। बाद में मौके से बरामद हड्डियों को फॉरेंसिक टीम अपने कब्जे में लेकर एक सुरक्षित बॉक्स में रख देती है। 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन स्पॉट नंबर 6 में स्केलेटल रिमेन्स मिला है। पार्शियल स्केलेटल रिमेन्स अभी यहाँ पे मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेत्रावती का नदी है। नेत्रावती के नदी के उस भाग पे उन्होंने वहाँ पे दफन किया था और वहाँ पे देख सकते हैं पूरा फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉडीज को दफन किया था और कल 2 दिन जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया था कि स्पॉट नंबर 1 से 5 में बहुत ज़्यादा बॉडीज को बरीद किया था, मगर वहाँ पे कुछ नहीं मिला था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसके ऊपर बहुत निराश हो चुके थे, मगर आज सुबह जब इन लोगों का एग्जीमेशन प्रोसेस शुरू किया था स्पॉट नंबर 6 में, अभी पार्शियल स्केलेटन रिमेन्स मिला है और इसके बाद शायद वहाँ का सॉइल सैंपल लेंगे, पार्शियल स्केलेटन को भी ले लेंगे और जो भी एविडेंस वहाँ पे कलेक्ट होगा वो लेके अभी फॉरेंसिक टीम को देखे इसके आगे क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, उसके बारे में जांच होगा। आज स्पॉट नंबर 6, 7, 8 में करने वाले थे। शायद अभी पार्शियल स्केलेटन रिमेन्स मिलने के बाद शायद थोड़ा स्लो होगा इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ जो भी सबूत वहाँ से मिलता है उसको लेकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को देना चाहिए और उसके बाद दूसरा जगह पे इन लोगों का डिगिंग प्रोसेस शुरू होगा। पहली 5 नाकामी के बाद आखिरकार शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के दावे के मुताबिक छठी जगह यानी साइट नंबर 6 से पहली बार सचमुच इंसानी कंकाल की शक्ल में चंद हड्डियां बाहर आ जाती हैं। साइट नंबर 6 से बरामद कंकाल के अवशेष या हड्डियों की हालत बेहद खराब थी। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक मौके पर मौजूद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हिसाब से कंकाल का यह अवशेष किसी मेल का लगता है। हालांकि फॉरेंसिक जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये हड्डियां पुरुष की हैं या महिला की। फॉरेंसिक जांच के बाद ये भी पता चल पाएगा कि जिनकी ये हड्डियां हैं उनकी उम्र उस वक्त कितनी रही होगी और क्या हाइट रही होगी। आदमी की है या औरत की है, मेल की है या फीमेल की है, तो हड्डियों को एक्सपर्ट्स जो है उसको देख के ये बात भी सुनिश्चित कर सकते हैं विभिन्न पैरामीटर्स से कि ये मेल की हैं या फीमेल की हैं। इसके बाद तीसरा सवाल आता है कि एज क्या है। तो एज को लेके स्कल है अगर तो उसमें ऑसिफिकेशन सूचर्स का है या एपिफिसिस वगैरह जो भी है, यूनियन देखा जाता है रिस्ट जॉइंट्स वगैरह का। और रिगार्डिंग हाइट भी प्रिडिक्शन होता है। मेरा पीएचडी का टॉपिक भी रहा है ये, असेसमेंट ऑफ एज, हाइट एंड सेक्स। तो उससे किसी एक व्यक्ति की टिबिया हो, चाहे फेबुला हो या फीमर हो, इवन मेटाकार्पल्स से भी हाइट का एस्टिमेशन किया जा सकता है। There are different structures which belongs to female and there are some structures which is specific to the male. जब हम लिंग का निर्धारण हो जाता है तब हम उसमें एज का निर्धारण देखते हैं कि इन स्केलेटन का, इस व्यक्ति का संभवतः एज क्या होगा। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सिद्धांत है, वो बाई उनका ग्रोथ को देखकर, डेंटल फार्मूला देखकर, उनकी प्यूबिक सिम्फाइसिस देखकर, एपिकोंडाइल्स यूनियन देखकर या सूचर्स का क्लोजर देखकर इसका भी उम्र का निर्धारण हो जाता है। साइट नंबर 6 से इन हड्डियों की बरामदगी के बाद एसआईटी फौरन उसके आसपास की खुदाई का फैसला करती है। खुदाई के साथ साथ इस जगह की मिट्टी के सैंपल भी लिए जाते हैं। हड्डियां बरामद होते ही फौरन डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया जाता है। चूंकि जिस जगह से कंकाल के ये अवशेष मिले हैं ठीक उसी जगह की शिनाख्त शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने की थी, लिहाजा खुदाई के तीसरे दिन पहली बार एसआईटी को भी उसके दावे पर भरोसा होने लगता है। हालांकि सिर्फ हड्डियों के बरामद होने से
उसके दावे पर मुहर नहीं लगती। सबसे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को यह साबित करना होगा कि ये हड्डियां सचमुच इंसान की ही हैं, कहीं किसी जानवर की तो नहीं। कि ये हड्डियां ह्यूमन बीइंग की हैं कि किसी दूसरी प्रजाति की हैं, तो उसका सिंपल सा टेस्ट है प्रेसिपिटेशन टेस्ट, जिसमें हम लोग उसका इम्यूनिटी टेस्ट करते हैं। उसमें पता चल जाता है कि ह्यूमन बीइंग है या एनिमल किंगडम का है। रिगार्डिंग बोन्स, जो पहला सवाल उठता है कि ये हड्डियां मानव की हैं अथवा नहीं, तो इसका भी परीक्षण किया जाता है और जिससे ये बात सुनिश्चित की जाती है कि ये हड्डियां मनुष्य की हैं कि नहीं हैं। एक बार ये साबित हो गया कि ये हड्डियां इंसान की ही हैं, तो फिर दूसरी चुनौती ये होगी कि मरने वाले की सही शिनाख्त हो, और ये तभी मुमकिन है जब उसके डीएनए का मिलान उस परिवार से हो जिस परिवार का कोई न कोई अपना या तो रहस्यमयी तौर पर मारा गया या बरसों से रहस्यमयी तौर से गायब है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे शिकायतकर्ता ज्यादा से ज्यादा तादाद में सामने आए और एसआईटी से संपर्क करें। हड्डियों में कोई चेंजेस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ज़्यादा आते नहीं हैं। अब बात ये होती है कि एज कितनी पुरानी हड्डी है, तो हड्डी को लेके कार्बन डेटिंग भी की जा सकती है, जिससे संभावित कितने समय पुरानी है इस बात को भी एनालाइज किया जाता है। हड्डियां कभी भी खराब नहीं होती हैं। जैसे कि मिस्र के पिरामिड में हजारों साल से जो पिरामिड में है वो हड्डियां मिल रही हैं, तो हड्डियां कभी भी खराब नहीं होती हैं। हड्डियां हजारों साल तक आप उसका पूरा का पूरा अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, समय के अनुसार वो ब्रिटल हो सकते हैं, किंतु अपना अस्तित्व खोते नहीं हैं। कहीं भी मिले, ये नदी किनारे मिले, समुद्र के भीतर मिले, पहाड़ी पर मिलते हैं, बर्फ में मिले, कहीं भी मिले, तो हड्डियां कभी भी खराब नहीं होती हैं। हड्डियां आराम से उनकी जांच की जा सकती है। इस चुनौती का एहसास खुद एसआईटी को भी है, इसीलिए बुधवार को खुदाई के दौरान लाल रंग का फटा ब्लाउज, एटीएम और पैन कार्ड मिलने के बाद एसआईटी ने एक बयान जारी किया। इस बयान में लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी शिकायतों के साथ एसआईटी दफ्तर पहुंच सकते हैं। फिलहाल एसआईटी ने मैंगलुरु के मल्लिकट्टे के एक सरकारी गेस्ट हाउस में अपना दफ्तर बना रखा है। एसआईटी ने बयान में कहा है कि कोई भी अपनी शिकायत लेकर इस दफ्तर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आ सकता है। इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज कराने के लिए एसआईटी ने अपना व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया है। शिकायतकर्ता एसआईटी को 8277986369 पर व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 08242005301 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत बता सकते हैं। जो लोग अपनी शिकायत ईमेल से भेजना चाहते हैं वो SITDPS@ksp.gov.in पर मेल कर सकते हैं। हड्डियों के आधार पर हम उसका मौत का निर्धारण कर सकते हैं। जी हाँ, यदि मुझे हड्डियों पर कोई शार्प कट दिख रहा है, मेरुदंड पर, गर्दन पर, उसकी गुरिया पर कोई शार्प कट, इसका मतलब तय है इसकी सिर काटा गया है। यदि किसी के किसी भी बोन पर किसी शार्प कट दिख रहा है तो ये सब बिल्कुल ये तय है कि इसके ऊपर धारदार हथियार का उपयोग किया गया है। शिकायतकर्ता कर्मचारी की निशानदेही पर साइट नंबर 6 से कंकाल के अवशेष मिलने के बाद एसआईटी बाकी जगहों की सर्च ऑपरेशन के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर या माउंटेन रेडार सिस्टम का इस्तेमाल करने की भी सोच रही है, ताकि जमीन के अंदर दफन सच का पता चल सके और इस हिसाब से खुदाई में मदद मिल सके। हालांकि गीली मिट्टी होने और लगातार हो रही बारिश के चलते डी ग्रेड सिग्नल एक्यूरेसी यानी साफ सिग्नल मिलना मुश्किल हो सकता है। रेडार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आखिरी फैसला गुरुवार या शुक्रवार तक लिए जाने की उम्मीद है। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने पहली किश्त में कुल 13 ऐसी जगहों की निशानदेही की है जहां उसके हिसाब से लाशों को दफनाया गया था। सफाई कर्मचारी के दावे के मुताबिक साइट नंबर 6 और 7 में
कुल 8 लाशें दफनाई गई थी। पहली बार कंकाल के जो अवशेष मिले हैं वो साइट नंबर 6 से ही मिले हैं। साइट नंबर 7 की खुदाई अभी जारी है। हालांकि सफाई कर्मचारी की तरफ से एसआईटी को दी गई लिस्ट के हिसाब से पहली 12 साइट में से 2 से लेकर 9 लाशें तक दफनाई गई। उसका दावा है कि जो मास बरियल हुआ है, यानी जहां सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं, वो साइट नंबर 13 है। साइट नंबर 1 से 13 तक में जितनी लाशें दफनाई गई हैं, उसकी गिनती कुछ इस तरह से है। सफाई कर्मचारी के दावे के मुताबिक साइट नंबर 1 पर कुल 2 लाशें दफनाई गई, साइट नंबर 2 पर 2 लाशें, साइट नंबर 3 पर भी 2 लाशें, जबकि साइट नंबर 4 और 5 पर 6 लाशें, साइट नंबर 6, 7 और 8 पर 8 लाशें, साइट नंबर 9 पर 6 से 7 लाशें, साइट नंबर 10 पर 3 लाशें, साइट नंबर 11 पर 9 लाशें, साइट नंबर 12 पर 4 से 5 लाशें, जबकि साइट नंबर 13 पर सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई, यानी साइट नंबर 13 में मास बरियल हुआ है। सफाई कर्मचारी के पुलिस को दिए बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के बाद एसआईटी से हुई पूछताछ में उसने जो बताया है, उसके हिसाब से उसने 50 से ज्यादा ऐसी जगहों की निशानदेही की है जहां लाशें दफन हैं। इन 50 जगहों में से 4 से 5 वो जगह है जहां मांस बरियल हुआ है, यानी सबसे ज्यादा लाशें उन जगहों पर दफनाई गई। इस दावे के हिसाब से एसआईटी की इस खुदाई का काम महीने भर से पहले पूरा होना मुश्किल है। वैसे भी अभी तक पहले 3 दिनों में जो खुदाई की गई है, वहां 2, 4, 6 लाशें एक जगह दफनाने की बात कही गई। जिन जगहों पर मांस बरियल हुआ है, वहां अभी खुदाई का काम शुरू ही नहीं हुआ है। मांस बरियल की पहली साइट नंबर 13 है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में साइट नंबर 13 यानी पहले मांस बरियल वाली जगह की खुदाई का काम शुरू होगा। पहले 3 दिनों की खुदाई नेत्रावती नदी के आसपास ही की गई, जबकि सफाई कर्मचारी ने लाशों को दफनाने की जो जगह बताई है, वो पूरा इलाका 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इनमें से एक बड़ा इलाका रिजर्व फॉरेस्ट का आता है, जहां खुदाई का काम सबसे मुश्किल होने वाला है। लेकिन जिस तरह से साइट नंबर 6 से इंसानी कंकाल का पहला सबूत जमीन के अंदर से बाहर निकला है, उसके बाद आने वाले दिनों में होने वाली हर खुदाई पर हर एक की नजर होगी। इस बीच धर्मस्थला में काम कर रहे कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं और एनजीओ ने पहले 3 दिनों की खुदाई के बाद ये दावा किया है कि शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर अब तक जितने भी साइट की खुदाई की गई, उन सभी जगहों से इंसानों के दफनाए जाने के कोई न कोई सबूत एसआईटी के हाथ लगे हैं। उनका दावा है कि साइट नंबर 1 से लेकर साइट नंबर 5 से भी कंकालों के अवशेष और इंसानी हड्डियां मिली हैं। लेकिन एसआईटी फिलहाल इन सबूतों पर इसलिए खामोश है ताकि पहले इन हड्डियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए। एसआईटी के कामों पर पैनी निगाह गड़ाए इन आरटीआई कार्यकर्ताओं और एनजीओ का दावा है कि शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने लाशों को लेकर जो कुछ कहा है वो 100 आने सच है और जल्द ही ये सच्चाई पूरे देश के सामने होगी। कैमरामैन शिवमूर्ति के साथ सगैराज, धर्मस्थला आज तक। 29 जुलाई को जब एसआईटी ने धर्मस्थला के करीब खुदाई का काम शुरू किया था, तब हरेक के जहन में एक ही सवाल था कि क्या शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी वाकई सच कह रहा है, क्या वाकई उसके दावे में दम है। लेकिन अब पहला सबूत हाथ लगने के बाद लोगों का मानना है कि सफाई कर्मचारी सच कह रहा है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने से पहले धर्मस्थला के इस पूर्व सफाई कर्मचारी ने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के नाम एक कंप्लेन लेटर भी लिखा था। इस कंप्लेन लेटर में कायदे से धर्मस्थला में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर गुजारे इसके पूरे 19 सालों की कहानी। कायदे से यही वो शिकायत पत्र या कंप्लेन लेटर है जिसके बाद 11 जुलाई यानी शुक्रवार को नकाब में छुपाकर इस सफाई कर्मचारी को बेलथांगडी कोर्ट में पेश किया गया था। जब ये नकाबपोश सफाई कर्मचारी पुलिस के पास अपनी शिकायत पत्र लेकर गया था, तब उसके हाथ में एक बोरी थी। इस बोरी में एक इंसानी खोपड़ी थी। इस सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया, ये उन्हीं में से एक इंसानी खोपड़ी थी।
वो सिर्फ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए अपने साथ ये सबूत लेकर गया था। इस खोपड़ी के साथ दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एसपी के नाम जो कंप्लेन लेटर उसने दिया है, अब पहले उसे सुन और पढ़ लीजिए। सेवा में पुलिस अधीक्षक, दक्षिण कन्नड़ जिला, मंगलोर, कर्नाटक। विषय: धर्मस्थला गांव और उसके इर्द गिर्द बलात्कार और हत्या के मामलों के सबूत मिटाने को बहुत सी लाशों को जबरदस्ती दफनाने के लिए मजबूर करने और मुझे लगातार जान से मारने की धमकी देने के संबंध में, मेरे द्वारा दफनाई गई लाशों की पुलिस की मौजूदगी में खुदाई करवाने के संबंध में, इस सिलसिले में तुरंत फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दर्ज करने और गवाह को सुरक्षा देने के संबंध में मैं ये अर्जी बहुत भारी मन से और अपराध बोध से बाहर आने के इरादे से पेश कर रहा हूँ। मैं हत्या की जिन वारदातों का गवाह रहा, जिनके लिए मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जाती रही और मुझे ये कहा जाता रहा कि अगर मैंने उन लाशों को नहीं दफनाया तो उन लाशों के साथ मुझे भी दफना दिया जाएगा, मैं उन दर्द भरी यादों का बोझ और नहीं उठा सकता। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि जिन बहुत सी लोगों की हत्याएं हुई, जिन लड़कियों और नवयुवतियों के साथ बलात्कार हुआ और जिनकी हत्याएं की गई, उन मामलों की तुरंत जांच शुरू की जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। मैंने 11 साल पहले अपने छोटे से परिवार के साथ रातों रात धर्मस्थला छोड़ दिया था। इसके बाद मैं पड़ोसी राज्य में छुपा रहा। धर्मस्थला से काफी दूर होने के बावजूद ये खौफ मुझे और मेरे परिवार को हमेशा सताता रहा कि हम सबकी हत्या कभी भी की जा सकती है। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे नीची जाति का माना जाता है। 1995 से लेकर 2014 तक मैं धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मी के तौर पर काम करता रहा। मेरा काम रोज नेत्रावती नदी और आसपास के इलाकों की सफाई करने का था। मेरे जिस काम की शुरुआत एक सामान्य काम के तौर पर हुई थी, बाद में वही संगीन गुनाहों के सबूत मिटाने के काम में तब्दील हो गई। अपने काम के शुरुआती दिनों में मैं लाशों के आने का सिलसिला देखा करता था। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये आत्महत्या या फिर नदी में डूबने की दुर्घटना के चलते होने वाली मौतों की वजह से है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं होती थी। बहुत सी महिलाओं की लाशें बगैर कपड़ों और अंतः वस्त्रों के होती थी। कुछ में तो यौन उत्पीड़न और हिंसा के साफ साफ निशान होते थे। लाशों पर चोट के निशान और गला घोंटे जाने के निशान भी होते थे, जो उनके साथ हुई हिंसा का सबूत था। 1998 में मेरे सुपरवाइजर ने मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की जगह गोपनीय तरीके से इन लाशों को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया। जब मैंने इस बात से इनकार किया और इस बात पर जोर दिया कि इन मौतों के बारे में तुरंत पुलिस को इत्तला दी जानी चाहिए, मुझे बुरी तरह से पीटा गया। मुझे धमकी दी गई कि अगर मैं उनकी कही गई बातों को मानने से इनकार करता हूँ या फिर इसके बारे में किसी को भी बताता हूँ तो हम तुम्हें काट कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कैमरामैन शिवमूर्ति के साथ सगैराज, धर्मस्थला आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।